अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान ज़फ़र एंड यू आर वाचिंग टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है और इसके किस तरह वर्क करता है, क्या इसके रीज़न्स है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया और क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम्स आर लोडेड। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं कि प्रोग्राम लोड होते हैं। कहाँ लोड होते हैं? मेन मेमोरी में लोड होते हैं। इसका ये बेनिफिट है, ये मुख्तलिफ मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें एक के बाद एक प्रोग्राम रन होते रहते हैं। अब इससे होता क्या है कि सीपीयू की जो है वो यूटिलाइजेशन बहुत ही एफिशिएंटली होती है। अब जब एक टास्क हो रहा होता है, अब उसको अगर इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है तो वो दूसरे टास्क को अपने जो सीपीयू है वो दे देगा और सीपीयू जो है वो दूसरे टास्क को प्रोसेस करेगा। उतनी देर में जो पहला टास्क है वो क्या कर लेगा कि जब उसको जो दूसरा काम करना है वो कर लेगा। जब वो काम करके वापस आएगा तो दोबारा सीपीयू से प्रोसेस हो जाएगा। अब ये इतना रैपिडली होता है कि हमको पता ही नहीं लगता कि जो है ये 2-3 टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं या एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो अब इसमें जो है हमारी विंडोज़ में ये यूज़ हो रहा होता है, लिनक्स में यूज़ हो रहा है और मैक जो है, मतलब आजकल के जो जितने भी डिवाइसेस हैं तकरीबन सब में भी ये यूज़ हो रहा होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा ये है कि जो सीपीयू है ना वो कभी भी आइडियल नहीं रहता। आइडियल का मतलब है कि फ़ारिग नहीं रहता। फ़ारिग अगर रहेगा तो क्या होगा? बिजली ज़ाया होगी, रिसोर्सेज ज़ाया होंगे। वैसे ही सिस्टम ऑन रहेगा तो क्या होगा कि सब चीज़ें ज़ाया होंगी। तो इस चीज़ों को ज़ाया होने से बचाने के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया है और इसमें क्या होता है, सीपीयू का पूरा टाइम जो है वो प्रोसेस होता रहता है। अब हम देखते हैं कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया है। अब पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम से उनका जो एक नुकसान ये था कि अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। अब जॉब 1 जब तक सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है, कोई दूसरी जॉब उस टाइम पे उस जगह पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसका नुकसान ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जॉब 1 को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, या उसने कोई रिसोर्स को एक्सेस करना है या कोई और ऑपरेशन करना है सीपीयू के अलावा, तो क्या होगा कि वो काम कर लेगा, मगर तब तक वो सीपीयू जो है वो फारिग बैठा रहेगा। वो दूसरा कोई प्रोसेस जो है उसको रन नहीं कर सकेगा। तो इसलिए इस जो सीपीयू है इसको फारिग बैठे रहने से बचाने के लिए हमने क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जो है सीपीयू को फारिग नहीं बैठने देता है। जब भी उसके पास जगह बचती है दूसरे प्रोसेस को उसके अंदर डाल देता है। तो इस तरह ये सारा काम जो है वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। जैसे कि एक सीपीयू है, सीपीयू में आगे 2 जॉब्स पड़ी हुई हैं, जॉब 1 और जॉब 2। अब सबसे पहले जो है जॉब 1 सीपीयू में एग्जीक्यूट होगी। जब जॉब 1 एग्जीक्यूट हो रही है तब तक तो ठीक है, जब वो उसको ज़रूरत है वो यूज़ करेगा। मगर अगर उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो क्या करेगा, उसके पास चला जाएगा तो उसका सीपीयू के साथ लिंक ख़त्म हो जाएगा, सीपीयू फारिग हो जाएगा। तो जब सीपीयू जॉब 1 से फारिग हो जाएगा तो जॉब 2 को पिक कर लेगा और जॉब 2 के साथ प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। और इसी तरह जब जॉब 2 को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत होगी या वो जॉब 1 इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को करके वापस आ जाएगा, तो क्या होगा कि वो दोबारा सीपीयू में काम करने शुरू हो जाएगा और जॉब 2 उतनी देर पर रुक जाएगा। तो इस तरह सारा प्रोसेस होता है। अब इस स्लाइड में देख लें कि हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है, यानी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पर जो शिफ्ट करता है, इसको कहा जाता है स्विचिंग। इसको सर्किट स्विचिंग कहते हैं बेसिकली। तो स्विचिंग इतनी फास्ट तरीके से होती है कि इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि जो सारा सिस्टम है वो इतनी तेज़ी से काम कर रहा है और इतनी जल्दी से स्विचिंग हो रही है कि ऐसे लगता ही नहीं है कि डिफरेंट जो है प्रोग्राम अलग अलग रन हो रहे हैं, बल्कि ऐसे लगता है कि एक साथ रन हो रहे हैं। तो ये इसका बेनिफिट है और इसमें जो है फास्ट भी यूज़ होता है, एफिशिएंटली यूज़ होता है और जल्दी से आउटपुट जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में शिफ्ट होती रहती है। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये जो है वर्क किस तरह करती है। फॉर एग्जांपल कि आप एक टीचर हैं और आपने बच्चों का जो है लैब टर्मिनल लेना है, लैब का पेपर लेना है और लैब के पेपर में तकरीबन
10 क्वेश्चंस हैं। अब उन 10 क्वेश्चंस में से आपके पास स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, तो आप फर्स्ट स्टूडेंट से 10 क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके बाद सेकंड स्टूडेंट से 10 क्वेश्चन कराएंगे, इस तरह आप चलते जाएंगे। बट अगर आपका जो स्टूडेंट नंबर 3 है उसने 5 क्वेश्चन का आंसर दिया और उसके बाद उसको वॉशरूम जाना है या पानी पीने के लिए जाना है, तो उसको आप अलाउ कर दें कि वो पानी पीने चले जाए। जितनी देर वो पानी पीने के लिए जाएगा, उसने 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो जब तक वो पानी पीने जाएगा आप अगले स्टूडेंट से 5 क्वेश्चन सुन लेंगे या लिखवा लेंगे। तो जब वो स्टूडेंट नंबर 3 वापस आएगा तो आप उसके बाद दोबारा जाएंगे और उससे बाकी जो आपके रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं उनका आप आंसर ले लेंगे। तो इससे ये होगा कि आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है, वो भी ज़ाया नहीं होगा, और दूसरे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 3, उसकी भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, तो उसको भी बेनिफिट होगा और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस वजह से जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे पास यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टास्क रन हो रहा है तो वो रन होगा, उसके बाद अगर उसने किसी और काम के लिए जाना है तो सीपीयू वेट करेगा, फिर दोबारा आएगा, वो रन करेगा, फिर अगर दोबारा किसी काम के लिए जाना है तो फिर वेट करेगा और फिर दोबारा रन करेगा। तो इसमें क्या है, ये वेट के जो है ना, वेट के बॉक्सेस ये ज़्यादा होते हैं, यानी कि सीपीयू इस इतने टाइम में फारिग बैठा हुआ था। अब इसको सॉल्व करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता यह है कि हमारे पास डिफरेंट जो है प्रोग्राम्स मेमोरी में पड़े होते हैं, जिस तरह ए और बी। अब जब ए रन कर रहा है तो बी वेट कर रहा है, और जब बी ए वेट कर रहा है तो बी रन करेगा, और इसी तरह जो वेटिंग सीपीयू का टाइम है उसको जो बी है वो यूटिलाइज़ कर लेगा। तो इससे हमारे पास होगा ये कि जो सीपीयू है वो वेट नहीं करेगा और रन ही करता रहेगा तमाम प्रोसेसेस को जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल बताता हूँ जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि एक सीपीयू है और उसकी मेन मेमोरी में 3 प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, 3 प्रोसेस पड़े हुए हैं, P1, P2, P3। अब फॉर एग्जांपल कि P1 जो है वो आता है, वो थोड़ा सा एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद उसने इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए चले जाना है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए चला जाता है। उसके बाद फिर P2 जितने टाइम P1 इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए जाता है, P2 आके एग्जीक्यूट होता है, और फिर P2 पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है और P1 दोबारा आ जाता है। P1 फिर थोड़ी टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद फिर उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए जाना है। जब तक वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जाता है, P3 आके एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह एक CPU की टाइम लाइन बन जाती है जिसमें हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि P1 फिर P2 इस तरह सारे जो हैं बारी बारी जिसको जितना टाइम मिलता गया वो एग्जीक्यूट होता गया पैचेस में। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तमाम जो CPU में या मेमोरी में हमारे पास पड़े होते हैं प्रोग्राम्स, उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और CPU भी हमारे पास आइडियल नहीं रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके जो हमारे फ़ायदे हैं। एक तो CPU टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता है, CPU की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होती है और एक प्रोसेस एक टाइम पर हमारे पास जो है वो हो रहा होता है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कोई भी प्रोसेस हो ना, उसको सिर्फ CPU नहीं चाहिए होता, उसको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक इनपुट आउटपुट टाइम चाहिए होती है और एक CPU टाइम चाहिए होता है। तो इस पर्पस के लिए हम ये जो सारा सिस्टम करते हैं वो करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने जहन में लाजमी रखना है। अब जिस तरह हमारे पास इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास 3 जॉब्स हैं, जॉब A, जॉब B, जॉब C। अब जब जॉब B प्रोसेस में है, जॉब C वेट करेगी और इसी तरह जो होती जाएगी कंप्लीट वो सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क में चलती जाएगी। इस तरह हमारे पास जो है ये बेनिफिशियल होता है। अब इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस हमारे पास हैं, सबसे पहले कि इसमें जो है CPU की यूटिलाइजेशन बहुत हाई होती है। दूसरा कि लेस टाइम होता है वेटिंग के लिए, वेटिंग बहुत कम उनको करनी पड़ती है। जो टास्क परफॉर्म होते हैं जल्दी जल्दी वो ख़त्म होते रहते हैं और नेक्स्ट टास्क परफॉर्म होता रहता है। और अगर कोई टास्क लंबा है तो उसको बार बार जो है वो स्मॉल टास्क से स्विच किया जा रहा होता है।
उसके बाद जो है ये मल्टीपल यूज़र्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है इसको। और अब आज के जो दौर है इसमें ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो छोटे जॉब्स होते हैं जिनको कम टाइम चाहिए होते हैं वो क्या जल्दी से एग्जीक्यूट होते हैं। और जो लास्ट हमारे पास एडवांटेज है वो है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कोई भी टास्क, कोई भी हमारे पास सिस्टम हो, उसके डिसएडवांटेजेस लाजमी होते हैं। पहला है कि इसमें हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है, इस तरीके से हमें स्केजुलिंग करनी होती है कि जो शॉर्ट टास्क हैं वो पहले आएँ, जो लॉन्ग टास्क हैं वो बाद में आएँ। तो इसकी जो है शेड्यूलिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद हमें मेन मेमोरी में मैनेजमेंट करनी पड़ती है, टास्क को सीक्वेंस वाइज रखना पड़ता है, मैनेज करके रखना पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा उसका डिसएडवांटेजेस है वो है कि जो लॉन्गर जॉब्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े जॉब्स होते हैं, बहुत बड़े टास्क जो होते हैं, उसको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो तब तक वो दूसरा आ जाता है, फिर इस तरह वो स्विच होते रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद के इसमें जो है एक नॉन कॉन्टीन्यूस मेमोरी होती है, यानी पैचेस में मेमोरी यूटिलाइज होती है। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।